नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 8 मार्च 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइन। कोटा में 1500 करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना का शुभारंभ किया। द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी दौड़ में प्रोटोकॉल का पालन न होने पर नाराजगी जताई। तेलंगाना में 130 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आसियान डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने महिला सशक्तिकरण के लिए $50 करोड़ की सामाजिक सावधि ऋण की घोषणा की। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। मसूद पेजेशियन ने कहा कि पड़ोसी देशों को तब तक निशाना नहीं बनाया जाएगा जब तक वहां से हमला न हो। इजरायल ने हेक्सागन गठबंधन की घोषणा की। बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रमुख रणनीतिकार साझेदार बताया। स्टेट ऑफ बिलिंग द्वारा जारी इन्वेस्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को 54वां स्थान मिला। डॉक्टर कृति कांत इमेडन बी मार्डेन अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बनी, जो बेंगलुरु के हैं। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू किया गया। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान के कोटा में कितने करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना शुरू की गई है? तो ये परियोजना 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, ऑप्शन डी है इसका 2000 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1500 करोड़ रुपया के बजट है। कोटा में 1500 करोड़ रुपए की लागत से नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस परियोजना में पर्यटन, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। कोटा देश के बड़ा शिक्षा केंद्र है, इसीलिए हवाई अड्डा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण है। दो नंबर क्वेश्चन है, सिलीगुड़ी दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन न होने पर किसने नाराजगी व्यक्त की है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। तो अभी कल जो है सो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी के दौरे पे थे। उन्होंने निर्धारित प्रोटोकॉल का सही पालन नहीं किया। सिलीगुड़ी दौरे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का सही पालन नहीं हुआ। इस पर उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। प्रोटोकॉल का पालन उच्च पदों का सम्मान और सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। उधर से ममता बनर्जी भी नहीं बोली कि आप भी राष्ट्रपति न होके बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 130 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है? तो ये ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उड़ीसा।
इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। 130 माओवादियों ने तेलंगाना में क्या किया है? आत्मसमर्पण किया है। तेलंगाना में 130 माओवादी उग्रवादियों ने आधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। यह राज्य सरकार और सुरक्षा बल की रणनीति की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए 50 करोड़ डॉलर का सामाजिक समावधि ऋण किस संस्था ने घोषित किया है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है एशिया विकास बैंक, ऑप्शन डी है ब्रिक्स बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया विकास बैंक, जिसे ADB भी बोलते हैं। एशिया विकास बैंक ने महिला सशक्तिकरण बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ डॉलर के सिंडिकेट सामाजिक समावधि ऋण को घोषणा की है। इसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक विकास और शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में हाल ही में आम चुनाव में किस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत की ओर बनाई है? तो इसमें नया पार्टी है जो जैन जी में उभरता हुआ सितारा था, और वह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी था। इससे पहले नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केंद्र सब चला रहा था, लेकिन ये उभरता हुआ सितारा जो है जैन जी से प्रदर्शन हुए, दिमाग भी लगाए कि इन्होंने 6 महीना के सत्ता के लिए किसी और को हस्तांतरण दे के, और जब से नया चुनाव होगा तब से अपना नया पार्टी गठन करेगा। और वही हुआ। जो वहाँ के नेता हैं बालेन शाह, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं, और वो आप ये जो चुनाव है जीत गए हैं, और आप प्रधानमंत्री बनेंगे वहाँ पे। नेपाल के आम चुनाव राष्ट्रीय पार्टी स्वतंत्र पार्टी ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह पार्टी अपेक्षाकृत नई है, लेकिन उसने भ्रष्टाचार विरोध और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर जनता का समर्थन प्राप्त किया है। इस चुनाव को नेपाल की राजनीति में नए बदलाव का संकेत माना जा रहा है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में पड़ोसी देश के निशाना न बनाने के बाद किस देश के राष्ट्रपति ने की है? तो अभी ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है सीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ईरान। अभी जान ही रहे हैं वहाँ खलबली मची है मिडिल ईस्ट में, और जब से अली खमेनी वहाँ के जो सुप्रीमो लीडर था उसकी मृत्यु हो गया, तब से आतंक फैला के रखा था। जहाँ तहाँ वो बमबारी कर रहा था पड़ोसी देश, तो कहीं भी जहाँ जहाँ अमेरिका का एयरबेस था, मुख्यालय था, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने कहा कि ईरान की नीति रचनात्मक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपने पड़ोसी देश के साथ शांति चाहता है और तब तक किसी पर हमला नहीं करेगा जब तक उस पर हमला न किया जाए। यह बयान क्षेत्रीय तनाव को कम करने के उद्देश्य से दिया गया माना जाता है।
राष्ट्रपति ने माफ़ी भी मांगा है कि हम अब किसी पड़ोसी देश पे हमला नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेक्सागन गठबंधन की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इजराइल के साथ हेक्सागन गठबंधन की घोषणा किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सागन गठबंधन की घोषणा की है। इस गठबंधन के उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, खुफिया सहयोग और रक्षा सहयोग के मजबूत करना है। इसमें भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार माना जाता है। भारत इजराइल के संबंध पिछले कुछ वर्षों से तकनीकी साइबर सुरक्षा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हुए हैं। इस प्रकार के गठबंधन के से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, इन्विएटर बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंडेक्स IBEL 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है ऑप्शन ए है 45वां, ऑप्शन बी है 50वां, ऑप्शन सी है 54वां, ऑप्शन डी है 60वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये 54वां हो जाएगा। स्टार्टअप लिंक द्वारा जारी इन्वेस्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स IBEL, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टर बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स में भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? 54वां। यह सूचकांक दुनिया की विभिन्न देशों में नवाचार, स्टार्टअप के लिए उपलब्धि वातावरण का आकलन करता है। इसमें नीति, निवेश, तकनीकी ढांचा और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे कई मानकों देखा जाता है। भारत में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है और सरकार के स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना इसे बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन है, इस मोंडे बी मार्टिन अवार्ड 2026 जीतने वाला पहला भारतीय कौन बनी है? तो ये ऑप्शन ए है कृत शर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर कृति क्रांत, ऑप्शन सी है वंदना शिवा, ऑप्शन डी है सुनीता नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर कृति क्रांत। बेंगलुरु के वन्यजीव संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति क्रांत को इस मार्टिन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण, अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। डॉक्टर कृति क्रांत वर्ल्ड फेयर कन्वेंशन सोसाइटी से भी जुड़ी हुई है और उन्होंने भारत में मानवीय वन्यजीव संरक्षण को कम करने तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन है जो 10वां है,
और अंतिम क्वेश्चन है शायद, भारत का पहला रिवाइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो असम में है। भारत का पहला रिवाइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य नदी मार्ग में नौवहन को सुरक्षित बनाना है और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह परियोजना असम के पांडु, विश्वनाथ और शिलाघाट जैसे स्थानों पर विकसित किया जा रहा है। नदी के विकसित किया जा रहा है और नदी में लाइट हाउस बनाने से जो जहाज़ों और नौकाओं को दिशा निर्देश मिलेगा, नदी परिवहन को मजबूती किया जाएगा। यह भारत के अंतर्राज्यीय जलमार्ग विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अच्छा है, अब नदी में लाइट लगेगा ब्रह्मपुत्र नदी में, जिससे दिशा निर्देश देने में सुविधा हो और दिखे भी कि कौन जहाज किधर जा रहा है, जिससे टकराने की समस्या नहीं होगा। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, जरूर बताइएगा। और कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।